जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर का। जी हाँ, सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री, इतिहास का। बुक का नाम है इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, 20वीं शताब्दी का विश्व इतिहास, जो कि DSE के नाम से जाना जाता है। अक्सर देखा गया है कि इस बुक में से, इस यूनिट में से कम 2 क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध। आपकी जो पहली यूनिट है वो शीत युद्ध, कोल्ड वॉर से संबंधित है। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों मिला के फर्स्ट यूनिट कवर करता है। तो आज हम बात करते हैं शीत युद्ध की। आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा भाई, शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर होता है। कोल्ड वॉर क्या है, ये क्या होता है, इसका समय कब से कब तक था और इसी उदय होने के कारण क्या थे। आज हम इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अगर शीत युद्ध को जानना है तो उससे पहले हमें इतिहास के पीछे में जाना पड़ेगा, कुछ पुरानी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ है 1939 से 1945 के बीच। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है वो 1940 टू 1918 तक हुआ है। सेकेंड 1939 टू 1945 तक हुआ है। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो ये 4 साल 3 महीने 11 दिन तक चला है। हाँ जी, 4 ईयर 3 मंथ और 11 डेज तक। इसमें लगभग 30 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। जी हाँ, 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने, जिसमें भारत के लगभग 8 से 10 लाख सैनिकों ने, भारत के सैनिकों ने भाग लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के सैनिकों को भेजने में किसका सबसे बड़ा योगदान था प्रथम विश्व युद्ध में। अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1939 से 1945 के बीच में हुआ। जी हाँ, हम सभी को पता है भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जो कि 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया। इसमें लगभग 70 देशों के ने भाग लिया इस युद्ध में। हम सभी जानते हैं ये सारी बातें, पर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में कुछ राष्ट्र जीते हुए थे और कुछ राष्ट्र हारे हुए थे। इनको 2 राष्ट्रों के बीच में हम बांट सकते हैं। एक जो राष्ट्र हैं उसको मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं, जिनको एलाइड पावर्स के नाम से हम जानते हैं। जो हारे हुए मुल्क थे उनको एक्सिस पावर के नाम से जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो 2 गठबंधन या जो 2 गुट सामने आए थे, एक था मित्र राष्ट्र एलाइड पावर, दूसरा था धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको मित्र राष्ट्र क्यों कहा जाता है। मित्र राष्ट्र में या फिर एलाइड पावर में ABFR थे, अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। अमेरिका और रशिया ये जीते हुए मुल्क में थे। दूसरे विश्व युद्ध में जब हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र था, यही दूसरे विश्व युद्ध का विजयी कंट्री कही गई। इसी को ही एलाइड पावर्स के नाम से जानते हैं। और हारे हुए मुल्क में कौन थे? एक्सिस मुल्क, जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में धुरी राष्ट्र बोलते हैं, जर्मनी, इटली और जापान। अक्सर आपके SSC के क्वेश्चन में, रेलवे के क्वेश्चंस में ये आपका आता है कि भाई मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे और हारे हुए मुल्क में जो धुरी राष्ट्र थे वो कौन कौन से थे। सिंपल सा ABFR, अगर इसमें C मिला दिया जाता है ABCFR तो वो UNO के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। और हारे हुए मुल्कों में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। आपने हिंदी और इंग्लिश में अगर मैं आपको बोलूं कि जी लिखो तो हिंदी में आप जी कैसे लिखोगे? भाई ऐसे वाला जी आता है, लेकिन दोनों की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश होनी चाहिए। अगर हिंदी वाला जी आप लिखते हो तो JI हो गया, इट मीन्स जापान और इटली, और इंग्लिश वाला जी वो ऐसे हो गया। तो दोनों हिंदी वाला जी और इंग्लिश वाले जी को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो JIG बन जाता है, अर्थात GG बन जाता है। मतलब जर्मनी, जापान और इटली, यही हारे हुए मुल्क थे। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी।
भाई जब दो मुल्क एक जीते हुए कंट्री, एक जीते हुए संगठन में थे, जैसे अमेरिका और रशिया, तो इनके बीच में ऐसा क्या हुआ होगा कि इनके बीच में ही शीत युद्ध हो गया। अमेरिका और रशिया के बीच में ही कोल्ड वॉर हुआ है। हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर जो हुआ है वो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुआ है, इसी को ही शीत युद्ध कहा जाता है। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तो 1945 से लेके 1991 का जो टाइम पीरियड था, अगर आपको इस पर डेट भी लिखनी है तो आप लिख सकते हो 25 या 26 दिसंबर 1991 शीत युद्ध समाप्त हो गया था 26 दिसंबर 1991 को। ऐसा इनके बीच में क्या हुआ, जब ये दोनों एक ही साइड से फाइट कर रहे हैं, एक ही पावर की कंट्री में हैं, तो इनके बीच कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इन्हीं के बीच में मनमुटाव हो गया, तनाव हो गया और फाइट होने शुरू हो गई। सबसे पहले यहाँ पे आपको शीत युद्ध का अर्थ जानना है कि शीत युद्ध होता क्या है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो शीत युद्ध का अर्थ होता है, शीत युद्ध का एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें युद्ध होने की संभावना होती है परंतु युद्ध नहीं होता। और अगर इसी को इंग्लिश में मैं बोलूं तो कोल्ड वॉर इज एन एनवायरमेंट ऑफ अ वॉर इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर बट वॉर डज नॉट हैपन। शीत युद्ध का एक ऐसा वातावरण है जिसमें युद्ध होने की संभावना होती है परंतु युद्ध नहीं होता। ये 1945 से 1991 का जो विश्व इतिहास पे जो समय है उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। भाई ऐसा क्या हुआ होगा कि भाई जो दोनों पहले एक फ्रेंड कंट्री में थे, बाद में इनके बीच में एक शीत युद्ध हो गया। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं शीत युद्ध को जानना है तो थोड़ा और पीछे आना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा हुआ है शीत युद्ध का एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें युद्ध होने की संभावना होती है परंतु युद्ध नहीं होता 1945 से 1991 के बीच में। अब पहले शीत युद्ध के उदय होने के कारण ऐसा क्या हुआ कि भाई शीत युद्ध हुआ है, मतलब 1945 से 1991 के बीच में अमेरिका और रशिया के बीच में ऐसा क्या हो गया कि इस समय पीरियड को शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। मैं दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, कोल्ड वॉर एक ऐसा समय होता है कि जब एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप हो तो आपके आसपास के क्षेत्र में या आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी आंखों में खटकता होगा, उसी प्रकार से आप भी उनकी आंखों में खटकते हो। आप ये सोचते हो कि वहाँ से ये कुछ बोलना शुरू करे और मैं इसको मारना पीटना शुरू कर दूँ। ऐसे ही वो भी ये सोचता है कि यहाँ से ये कुछ मेरे को बोले या ये मेरे कुछ फ्रेंड के साथ कुछ गलत हरकत करे या कुछ भी एक मौका मिल जाए और मैं इसको मारना शुरू कर दूँ। तो बेसिकली शीत युद्ध यही होता है कि भाई दो मुल्कों के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव या ऐसा तनाव कि जो हल्का सा भी चिंगारी भड़कने पर वो आग का रूप ले लेते हैं। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। यही दोनों कंडीशन अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में थी। भाई जैसे आप स्कूल में थे या जो आप कॉलेज में हो या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी आंखों में खटकता है, तो ये जो खटकता हुआ है ये अचानक से नहीं हुआ, ये पुराने टाइम से है। इसको खटकने में भाई हो सकता है 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल लग गए होगी, है ना। तो ऐसा क्यों? शीत युद्ध के उदय होने का कारण क्या था? शीत युद्ध के उदय होने का कारण था भाई विचारधाराओं का अंतर होना। हम बात करते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पुट होएगा 20 नंबर का आएगा कि रीजन फॉर द राइज ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के उदय होने का कारण। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के उदय होने का कारण था क्या। सबसे पहले विश्व 2 ध्रुवों में बंटना। उसके बाद हमें पता है कि भाई शीत युद्ध हमें पता है कि कोल्ड वॉर से पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था तो उस टाइम पे विश्व पे 2 गुट बटे हुए थे। एक तो था पूंजीवादी मुल्क, एक था साम्यवादी। तो ये दोनों ही कंट्रीज अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में इन्होंने अपने अपने एरियो को बांट लिया था। ज़्यादातर जो एशियाई कंट्री है उस पे यूरोप, एशियाई कंट्री पे साम्यवादी विचारधारा को देखने को मिलता है और जो यूरोपियन कंट्री है उस पे पूंजीवादी विचारधारा देखने को मिलती है। इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं विचारधाराओं का अंतर।
भाई आपका अगर कोई एनिमी है, आपका अगर कोई दुश्मन है, तो दुश्मन क्यों है? क्योंकि आपके विचार और उसके विचार नहीं मिलते। अगर विचार मिलते तो वो आप दोनों फ्रेंड होते हैं। तो दोनों की विचारधारा अलग है, क्योंकि भाई यूएसए की विचारधारा थी कैपिटलिस्ट, और यूएसएसआर की विचारधारा मतलब रूस की विचारधारा थी कम्युनिस्ट, जिसको हम साम्यवादी विचारधारा के भी नाम से जानते हैं। जब दोनों की विचारधारा अलग होती है तभी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि भैया ये कैपिटलिस्ट और ये कम्युनिस्ट होता क्या है? आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो पूंजीवादी और साम्यवादी, ये तो और मुश्किल शब्द है। पूंजीवादी विचारधारा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एक प्रकार की ऐसी विचारधारा होती है जिसमें अमीरों के हित के लिए कार्य किया जाता है। जहाँ पे सरकार जो भी कार्य करती है वो अमीरों के हित के लिए होते हैं, और जो भी वहाँ पे कार्य किए जाएंगे वो तकनीक के माध्यम से किए जाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी की सहायता से। उसी प्रकार से साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे संसाधनों का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता, जहाँ पे पूंजीपतियों का शोषण किया जाता है, जहाँ पे समाज के सभी वर्गों का एक ही अधिकार होता है, समाज के सभी वर्गों का ही संपत्ति पे अधिकार होता है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया है। एक साइड पे जहाँ पे अमीरों का हित सोचने वाली विचारधारा है, एक साइड पे जहाँ पे गरीबों का हित सोचने वाली विचारधारा है। तो दोनों विचारधारा क्या एक हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इनमें मनमुटाव होना शुरू हो गया। इसके बाद है पूंजीवादी और साम्यवादी। भाई ये तो सिंपल सा है। अगर आपको ये पता है कि पूंजीवादी का अर्थ क्या है, साम्यवादी का अर्थ क्या है, तो आप शीत युद्ध के उदय होने के कारण कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 6-7 पॉइंट उतारे हुए हैं, आप यही पॉइंट उतार के आ सकते हो। जैसे विश्व 2 ध्रुवों में बंटना, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई 1945 से 1991 का समय शीत युद्ध का जो कारण था वो था विश्व के 2 ध्रुवों में बंटना। एक ध्रुव में पूंजीवादी लोग तथा पूंजीवादी विचारधारा थी, दूसरे जो ध्रुव था उसमें साम्यवादी थी। अगर हम पूंजीवादी विचारधारा की बात करें तो उसका नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, और वो एक ऐसा मुल्क था कि उसके आसपास जो पश्चिमी मुल्क थे वो सारे के सारे पूंजीवादी मुल्क को सपोर्ट करते थे। इसी प्रकार से अगर हम पूर्वी मुल्कों की बात करें, पूर्वी खेमों की बात करें, तो जो साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव पूर्वी खेमे पे देखने को मिलता है। आप इसी प्रकार से अपने अपने पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप चाहो तो सब में यही चीज़ एक्सप्लेन कर दो, लेकिन हेडिंग तो अलग है ना। इसी प्रकार से साम्यवाद और पूंजीवाद। इसी प्रकार से भाई जब आपको पता है कि आपके एनिमी हैं और आपके एनिमी के पास भाई 5-6 फ्रेंड उसके हमेशा उसके साथ चलते हैं, वो अपने फ्रेंडों को बढ़ाए जा रहा है, तो आप भी तो ये सोचोगे भाई कल को अगर फाइट हो जाती है तो उसकी साइड से लड़ने वाले कम से कम 6-7 फ्रेंड हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास भी तो उतने या उससे ज़्यादा फ्रेंड होने चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से दोनों के दोनों महाशक्ति अपने अपने फ्रेंडों को, अपने अपने सैनिक संगठनों को मजबूत करने में लगी रही। भाई सामने आपके एनिमी के पास, अगर आपके एनिमी के पास से 10 लोग लड़ाई करने वाले हैं तो आप भी ये चाहोगे कि आपकी साइड से भी 10, कम से कम 10 या 12 लोग तो होने चाहिए। तो इसी प्रकार से जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो एकजुट होने शुरू होगी ईस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ। इसी प्रकार से ईस्टर्न कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ होनी शुरू होगी, और इन दोनों ने अपना एक सैनिक संगठन का निर्माण करा। इसके ऊपर चर्चा हम आगे करते हैं। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है साम्राज्यवाद की नींव। भाई साम्राज्यवाद, आपको पता है कि इंग्लैंड ने और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने अपना अधिकार ज़्यादातर जो पूर्वीय मुल्क थे, मतलब जो ईस्टर्न कंट्री थी, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके ऊपर अधिकार किया हुआ था। तो साम्राज्यवाद, दोनों महाशक्ति अपना अपना साम्राज्य को फैलाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ एक और रूस जो कि पूर्वी एशिया, जो एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उस पर ऑलमोस्ट एशिया के सारे मुल्कों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। दूसरी ओर पश्चिमी मुल्क, जो पश्चिमी मुल्क अपने साम्राज्य को फैला रहा है। तो जब ये दोनों अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में मनमुटाव तो होना ही है, फाइट तो होनी है। इसी के साथ साथ हथियारों की होड़ से भी भाई युद्ध और अधिक गंभीर अवस्था में पहुंच गया। जैसे आपके एनिमी के पास 5-6 हथियार है, वेपन्स है, तो आप भी ये सोचोगे कि सिर्फ आदमियों से लड़ाई नहीं हो सकती, वेपन्स होने चाहिए। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो 2 ध्रुवों का बंटना,
डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल। फिर सेकंड पॉइंट है विचारधाराओं में अंतर होना। अच्छा, इसमें बोला हुआ है डिफरेंस इन आइडियोलॉजी। फिर थर्ड है कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टीज। फोर्थ है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिलिट्री अलायंस। फिफ्थ है पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। सिक्स्थ है आर्म रेस। ये सभी आपके शीत युद्ध के उदय होने के कारण हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें पता हो गया भाई शीत युद्ध के उदय होने के कारण, मतलब कोल्ड वॉर रीजन क्यों हुआ, कि कोल्ड वॉर राइज क्यों हुआ। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध का जो चरण था वो 1945 से 1990 का या 91 का चरण कहा जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं ये जो 45-46 जो ईयर्स हैं, इसमें इतने साल तक ये युद्ध कहाँ देखने को मिला। भाई सिंपल सी बात है, जब आप और आपके एनिमी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी और आपके एनिमी की एक दम से फाइट हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है उसका भी कोई फ्रेंड हो आपके एनिमी का, और आपके फ्रेंड और उसके जो एनिमी है उसके फ्रेंड के बीच में फ़ाइट होगी, तो आप अपने फ्रेंड की फ़ाइट को सुलझाने के लिए जाओगे। उसी प्रकार से आपका एनिमी भी अपने फ्रेंड की फ़ाइट को सुलझाने में जाएगा। जब आप दोनों एक साथ में आ जाओगे तो आपकी भी फ़ाइट होनी लाजमी है। जैसे भारत और बांग्लादेश का जब हुआ था, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इस प्रकार से। तो ये 45-46 सालों में ऐसे कम से कम 8 से 10 बार ऐसा समय आया जब ये दोनों मुल्क प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, मतलब डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, फाइट के आमने सामने आ गए। अब हम बात करते हैं इनके रीज़न क्यों हुआ। इसको कुछ इतिहासकार 6 चरणों में बांटते हैं, 6 फेजिस में, तो कुछ 7 फेजिस में इसको बांटना पसंद करते हैं, क्योंकि 45-46 सालों को अगर हम एक ही फेज में पढ़े तो शीत युद्ध आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं शीत युद्ध की। शीत युद्ध के विभिन्न चरण, भाई शीत युद्ध के आपकी बुक के अनुसार 7 फेजिस हैं। अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें तो फर्स्ट फेज़ में जो इसका समय है वो 1947 से 1950 का समय है। इसमें 4 ऐसी घटना होती है जो शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे राष्ट्रपति ट्रूमैन सिद्धांत, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन सिद्धांत, उन्होंने एक मार्शल प्लान को लेके आया। अब मार्शल प्लान था क्या, जो कि 1948 में आया। उनका मानना था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो यूरोपियन मुल्क हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा मुल्कों में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री आर्थिक संकट से जूझ रही थी और इसी का फ़ायदा उठाना चाहता था यूएसएसआर, और वो यूरोपियन कंट्रीज को लालच दे रहा था कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा अगर आप मेरी साइड पे आ जाते हो या मेरी विचारधारा अपना लेते हो। और उस समय अमेरिका सबसे पावरफुल था यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो अमेरिका को यह लगा कि भाई ये मेरे विचारधारा वाले मुल्कों को अपनी साइड पे ना मिला ले, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके फ्रेंड को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आपसे पैसे मांगता है। अगर आप उसको पैसे देने से मना कर देते हो सकता है वो आपके एनिमी के पास जाके भी पैसे मांग ले, और अगर आपका एनिमी उसको दे देता है पैसे, तो आपका फ्रेंड की जो एक वफादारी है वो आपके खिलाफ ना हो के आपके एनिमी के खिलाफ हो जाएगी। आगे से वो आपका फ्रेंड नहीं बनेगा, वो आपका एनिमी का ही फ्रेंड होगा। तो इसीलिए अमेरिका ने ये सोचा भाई क्यों ना इस यूरोप में जो आर्थिक संकट आया है, इस संकट को मैं मार्शल प्लान के थ्रू अगर मैं यूरोपियन कंट्रियों को इकोनॉमिकली बूस्ट कर देता हूँ, उनको पैसा प्रोवाइड कर देता हूँ, उनकी हेल्प कर देता हूँ, तो ये पूंजीवादी विचारधारा को छोड़ के साम्यवादी विचारधारा में नहीं जाएगी। इसीलिए मार्शल प्लान जो 1948 में आया, उसका काम क्या था कि यूरोप की जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1948 में जो ट्रूमैन सिद्धांत था उसने यूरोप की इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक असिस्टेंट टू रिस्टोर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पास्ट
वॉर इन यूरोप या पास्ट वॉर यूरोप, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूरोपियन कंट्री को जो नुकसान हुआ था आर्थिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से, उसको सही करने के लिए अमेरिका ने एक नीति बनाई जिसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अब शायद ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ इसमें और भी कुछ हुआ भाई। 1948 में ही यूएसएसआर ने बर्लिन की ब्लॉकेज या फिर बर्लिन की नाकेबंदी करनी शुरू कर दी। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएसएसआर चाहता था कि अगर बर्लिन को घेर लिया जाए ना तो पश्चिमी मुल्कों तक पहुंचना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए सन 1948 में रूस ने बर्लिन की नाकेबंदी करी और इसी के बीच में यूएसए और यूएसएसआर को शक्ति आजमाने का अवसर मिल गया। इस साइड से अमेरिका चाहता था कि बर्लिन को मैं घेर लूं, उस साइड से यूएसएसआर चाहता था कि बर्लिन को मैं घेर लूं। परंतु इस वॉर में ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब ये दोनों कंट्री एक दूसरे के सामने आ गई, लेकिन इसमें अमेरिका की जीत होती है। अमेरिका का कठोर रूप इसमें सामने आता है और मई के महीने में, मतलब मई के महीने में, मई 1948 वाज द फर्स्ट ओपन टेस्ट इन द कोल्ड वॉर। मतलब 1948 में मई के महीने में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब ये कोल्ड वॉर देखने को मिला। इसी प्रकार से इंग्लिश में बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 1947 से 1950 का जो फर्स्ट फेज है ना, इसमें 4-5 ऐसी घटना हुई कि जब ये एक दोनों सामने आ गए, अमेरिका और यूएसएसआर। अब बात करते हैं यहाँ पे जर्मनी की। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होने के बाद मान लो ये है जर्मनी। अब जर्मनी जो भाई जीते हुए मुल्क थे, मैंने आपको कहा था ABFR थे, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था तथा रशिया था। इन मुल्कों ने जर्मनी को अपनी सीमा में मिलाने की कोशिश कर दी। ठीक है भाई, एक साइड पे ईस्ट साइड पे तो ईस्ट जो साइड था इसका, ईस्ट जो जर्मनी का ईस्टर्न जो फेस था वो यूएसएसआर ने अपने अधीन में हिला लिया और वेस्टर्न जो फेस था उसमें अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन ने अपने क्षेत्रों में मिलाने की कोशिश करी, अपने अधिकार में मिलाने की। अगर हम ईस्ट साइड की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 1949 में सोवियत संघ ने, मतलब यूएसएसआर ने, अपने जर्मनी अधिकृत वाले प्रदेश में जर्मन प्रजातंत्र की स्थापना कर दी। मान लो ये पूरा जर्मनी है, इस साइड पे यूएसएसआर वाली जो सरकार है वो इस्टेब्लिश की गई है, किसके थ्रू? यूएसएसआर तथा रशिया के थ्रू। और ऑन 7 अक्टूबर 1949 को उन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना कर दी भाई यहाँ पे। चलो ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद 21 दिसंबर 1949 को भाई इन तीनों ने मिलके जर्मनी को संघीय गणतंत्र की स्थापना कर दी। इट मीन्स अब आप देखोगे कि जर्मनी में 2 अलग अलग प्रकार की सरकारें कार्य कर रही हैं। ईस्ट साइड पे तो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और वेस्ट साइड पे जो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, जिसकी स्थापना 1949 को 21 दिसंबर को की गई थी। जब एक ही मुल्क में 2 अलग अलग सरकारें जो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड पे होएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे विवाद तो उत्पन्न होना है, फाइट तो उत्पन्न होनी है। इसी को ही जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नाटो की। भाई जैसे ही बर्लिन की घेराबंदी करी और जब जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जब बंटना शुरू हो गया तो अमेरिका ने सोचा भाई क्यों ना मेरे पास कुछ ऐसी मिलिट्री पावर होनी चाहिए कि अगर मैं अपने फ्रेंडों को एकजुट करके एक आर्मी का निर्माण कर लेता हूँ, ताकि क्या पता फ्यूचर में हमारे एनिमी मतलब रशिया हमारे ऊपर अटैक कर दे। इसलिए एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया अमेरिका के द्वारा। 4 अप्रैल 1949 को यूएसए के साथ 10 राज्यों ने इस पे हस्ताक्षर करे, जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोप में रूस के विस्तार को कम करना,
बाद में इसमें तुर्की और यूनान भी इस नाटो का सदस्य बन जाता है। आज जैसे आपने देखा होगा कि तुर्की और यूनान के साथ साथ आज जो फाइट हो रही है रूस की यूक्रेन के साथ साथ, और यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है। नाटो एक प्रकार का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है कि अगर इसमें अभी 20 मुल्क हैं और कोई भी दूसरा मुल्क इन 20 मुल्कों के अलावा कोई अन्य मुल्क इनमें से किसी एक मुल्क के ऊपर भी अगर फाइट कर देता है, युद्ध छेड़ देता है, तो ये 20 के 20 मुल्क ये सोचेंगे कि ये युद्ध हमारे ऊपर हुआ है, ना कि मेरे किसी फ्रेंड के ऊपर। और इस 20 मुल्कों की सैनिक संगठन मिलके नाटो का निर्माण करते हैं और 20 मुल्कों के सैनिक मिलके उस मुल्क से फाइट करेंगे जो इन 20 मुल्कों में जिस एक के साथ उसका युद्ध हो रहा है। इट मीन्स अगर 20 मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी कोई दूसरे मुल्कों ने इन 20 मुल्कों के अलावा जैसे पूर्वी मुल्कों ने, जैसे रूस ने या फिर चीन ने हमला कर दिया, तो पूरे नाटो के मुल्क मिलके उस मुल्क से युद्ध करेगी। तो इसीलिए जब भाई अब जैसे सिंपल आपके एनिमी है और वो अपने फ्रेंडों को बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप भी अपने फ्रेंडों को बढ़ाए जाओगे। वो था फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में हमने देखा 3 से 4 ऐसी घटना थी जो कि युद्ध को बढ़ावा दे रही थी। इसी के बाद आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज का जो टाइम था 1950 से 1953 का था। इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 40 नंबर के आंसर बता दूंगा। जी हाँ, एक बार आप ये वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो बोर मत होइएगा। 1 से 2 बार अगर वीडियो आप देखते हो तो आपको 40 नंबर पक्के हो जाएगी। एक तो शीत युद्ध के उदय होने का कारण आपसे क्वेश्चन पुट किया जाना है, तो आपको उसका पूरा इतिहास आप लिख सकते हो जब आप ये वीडियो देख लोगे। तो शीत युद्ध में अगर हम सेकंड फेज की बात करते हैं तो सेकंड फेज में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी, मतलब 1950 से 1953 के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ाती है। कोरिया युद्ध, जी हाँ भाई, कोरिया एक देश है, हम सभी जानते हैं। तो कोरिया में जैसे हमें पता है, मान लो ये कोरिया है, इसका एक हिस्सा नॉर्थ कोरिया है, एक हिस्सा साउथ कोरिया है। तो जब कोरिया जापान से अलग हो गया, भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया था, मैंने आपको बताया था 1945 में, क्योंकि 7 अगस्त और 9 अगस्त पे हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम फेंक दिया था, लिटिल बॉय और फैट मैन, है ना। जापान के हारने के बाद भी अब जो मुल्क उस टाइम हारे थे उन मुल्कों के पास जो उपनिवेश थे, जैसे जापान के अधीन था कोरिया, अब कोरिया स्वतंत्र हो गया। तो कोरिया में इलेक्शन करवाने की बारी आई। तो जब इलेक्शन हुआ तो भाई नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर दखल अंदाजी करने लग गया। मतलब नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर अपनी पसंद की सरकार इस्टेब्लिश करना चाहता था और साउथ कोरिया में अमेरिका अपनी पसंद की सरकार इस्टेब्लिश करना चाहता था। जिस प्रकार से हमने जर्मनी में देखा कि जर्मनी को पूर्वी जर्मनी, ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी में भाग कर दिया गया, उसी प्रकार से जो कोरिया था उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। दोनों विचारधारा, ये विचारधारा थी साम्यवादी और ये विचारधारा थी पूंजीवादी, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पर आक्रमण कर दिया। मतलब अब ये क्या है जी, जब यूएसएसआर ने, भाई जब ऐसा हुआ तो यूएसएसआर ने सुरक्षा पर, जब कोरिया युद्ध हो रहा था तो यूएसएसआर ने सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अभी आपने यह देखा कि नाटो स्टैब्लिश हो गया था, तो भाई यूएनओ की मीटिंग तो होती थी हर साल, तो यूएनओ की मीटिंग में यूएसएसआर ने सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर दिया। चलो ठीक है, इसका फ़ायदा यूएसए ने उठाया। उस मीटिंग के में यह चर्चा की गई, भाई जब रूस ही उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगा तो रूस की विचारधारा वाले लोग और भी नहीं हिस्सा लेंगे। तो उस जो सुरक्षा परिषद की जो यूएनओ में मीटिंग हुई उसमें यूएसए और उनके विचारधारा वाले लोगों ने ही यह बोला कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे आक्रमण कर दिया और हमें साउथ कोरिया की मदद करनी है, तो साउथ कोरिया की मदद के लिए हमें मिलिट्री भेजनी पड़ेगी। उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया ने जब साउथ कोरिया पर आक्रमण कर दिया तो बीच में यूएसएसआर और यूएसए दोनों आ गए। नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, साउथ कोरिया की सपोर्ट कर रहा था
यूएसए। तो जब ये दोनों आपस में आ गए तो यह युद्ध भी 4 साल तक चलता रहा। हालांकि युद्ध नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का हो रहा था, जैसे आज यूक्रेन और यूएसए, जैसे आज यूक्रेन और रशिया का हो रहा है ना, 1 साल से ऊपर हो चुका है, इसीलिए ये सेकंड फेज कहा जाता है। अगर हम थर्ड फेज की बात करते हैं, तीसरा चरण जो 1953 से लेकर 1957 के बीच का है, इसमें क्या हुआ, 1953 में एक घटना घटती है जब स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। स्टालिन जो कि रशिया का, यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था। जी हाँ, स्टालिन की मृत्यु होने के बाद यूएसएसआर में खुर्चेव आते हैं उत्तराधिकारी के रूप में, और खुर्चेव कुछ ऐसी नीतियों को लाते हैं कि जिससे यूएसएसआर का आर्थिक सुधार बड़ी तेज़ी से होता है। थर्ड फेज में हम देखते हैं कि स्टालिन की मृत्यु होगी। स्टालिन की मृत्यु के बाद जो खुर्चेव आता है यूएसएसआर का उत्तराधिकारी, वो कुछ ऐसी नीतियों को लाता है कि जिससे यूएसएसआर में आर्थिक विकास होता है। यूएसएसआर की जो इनकम है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ खुर्चेव जो है, मतलब निकिता खुर्चेव भाई, अमेरिका के साथ भी कुछ संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है और फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। तो थर्ड फेज में इतना कुछ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ ये होता है यूएसएसआर फर्स्ट आणविक परीक्षण करता है। हमने यहाँ पे देखा कि भाई अब इस फेज में क्या हुआ, जब भाई यूएसएसआर जब इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, तो अब हमने देखा कि यूएसएसआर अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण करना शुरू कर दिया इस फेज में। इससे पहले अमेरिका ने ऑलरेडी परमाणु संपन्न है, भाई परमाणु संपन्न था तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु न्यूक्लियर वेपन फेंके थे। अभी तक सिर्फ पूंजीपति मुल्कों के पास ही परमाणु हथियार थे। अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि अब यूएसएसआर के पास भी परमाणु हथियार आने शुरू हो गए। अब इनमें युद्ध तो होना है, ठीक है जी। भाई यूएसएसआर ने अब जब परमाणु हथियार यूएसएसआर के पास भी आने शुरू हो गए हैं, उन्होंने भी परीक्षण कर लिया गया है, तो यूएसए ने नाटो के समान ही उन्होंने सीटो और मेडो सैनिक संगठन का निर्माण करा। आपने 12th में भी पढ़ा होगा सीटो सेंटो, है ना। तो जैसे एक नाटो था, अब भाई यहाँ पे जब यूएसएसआर अपने इकोनॉमिकली बूस्ट पे है, उसी प्रकार से अमेरिका ने ये सोचा अब क्यों ना हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएं, अपने सैनिक संगठनों को बढ़ाएं। तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मुल्कों को भी अपने साथ संगठन कर लिया और सैनिक संगठन बना लिया। अब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि मार्शल प्लान आया, उसके बाद अमेरिका ने नाटो की स्थापना करी जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अभी तक रूस के पास ऐसा कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिस प्रकार से अमेरिका विचारधारा वाले लोगों के पास थे। इसी बीच मई 1945 में एक कम्युनिस्ट डिफेंस पैक्ट पास करते हैं यूएसएसआर। इस पैक्ट में कहा जाता है कि यूएसएसआर की भी एक आर्मी होगी जिसको आगे जाके वार्सा पैक्ट के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य था साम्राज्यवाद, मतलब पूंजीपति साम्राज्यवाद को ख़त्म करना या उनको रोकना। जो कैपिटलिस्ट जो विचारधारा है वो अपने मुल्कों को बढ़ा रही है दूसरों पे आक्रमण करके, उसको रोकना, साथ ही साथ पूंजीवाद के आक्रमणों को रोकना। जिस प्रकार से अमेरिका के पास नाटो, सीटो, सेंटो है, उसी प्रकार से अब यूएसएसआर के पास भी एक सैनिक संगठन है जिसका नाम है वार्सा पैक्ट, जो 1955 में बन के सामने आया। ठीक है जी, ये थर्ड फेज अब हो गया पूरा। अब हम बात करते हैं फोर्थ फेज की। फोर्थ फेज में क्या है, आपने 12th में पढ़ा था 1957 से लेकर 1962 का जो समय है ये फोर्थ फेज के नाम से जाना जाता है, मतलब शीत युद्ध का चौथा चरण। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, एक चीज़ हुई, इसमें हुआ क्यूबा मिसाइल संकट, जिसको क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे हम बात करते हैं, ये है मान लो अमेरिका, यूएसए, और ये है क्यूबा, और ये है यूएसएसआर। तो क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप था जिसको इकोनॉमिकली रूप से यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। भाई अगर आप किसी का घर का खर्चा चलाते हो
किसी की मदद करते हो। अमेरिका तो यूएसएसआर भी क्यूबा का पूरा खर्चा उठाता था, इसकी नीड को पूरी करता था। उसी प्रकार से जब ये किसी की नीड को पूरी करेगा, भाई जब यूएसएसआर ही क्यूबा की नीड को पूरी करेगा, वहाँ के लोगों को खाना वाना जो भी चीज़ें प्रोवाइड करते थे वो यूएसएसआर के द्वारा ही होती थी। तो इट मीन्स यूएसएसआर अब क्यूबा के ऊपर अधिकार कर सकता है, ऑलरेडी उनका अधिकार ही है जब वो उनको हर चीज़ प्रोवाइड करा रहा है। तो भाई यूएसएसआर ने क्या करा, क्यूबा की भूमि का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर 2 मिसाइल तैनात कर दी। उस मिसाइल की रेंज में आधे से ज़्यादा अमेरिका आ जाता था, और इस बात का पता अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला। उस टाइम पे क्यूबा का जो राष्ट्रपति था और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन था अगर आपने पढ़ा हुआ है, अदरवाइज मैं ही बता देता हूँ। उस टाइम पे यूएसएसआर का जो राष्ट्रपति था वो था निकिता क्रुश्चेव, ये आदमी है, स्त्री नहीं है। और जो अमेरिका का था वो था जॉन एफ कैनेडी, और जो क्यूबा का था वो था फिदेल कास्ट्रो। ठीक है, जब अमेरिका के ऊपर मिसाइल तैनात करके खड़े हो जाते हैं ये, इस बात का अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलता है। तो अमेरिका ने क्या करा, भाई यहाँ तो सारा समुंदर है, तो अमेरिका ने क्या करा, अपने जंगी जहाजी बेड़े को क्यूबा को चारों ओर से घेर लिया। अब आगे जब भी ये इसको खाना वाना प्रोवाइड करवाने आएगा या हेल्प करवाने आएगा, तो पहले यहाँ पे अमेरिका के जंगी जहाजी हैं, जंगी बेड़े हैं, उनसे पार करके इनको जाना होगा। तो फिर इसी बीच में क्या हुआ, यूएसएसआर ने क्यूबा से अपनी मिसाइल को हटा लिया, और विश्व को उस समय लग रहा था कि अब ये विश्व युद्ध होने वाला है, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट ही शीत युद्ध का एक चरम बिंदु बन के उभर के सामने आया था। पर विश्व ने एक राहत की सांस ली जब यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल को क्यूबा से हटा लिया। तो इसी को ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। शायद अब आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं 5th फेज़ की। बस थोड़ी सी वीडियो और लंबी होने वाली है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 5th फेज़ की। 5th फेज़ में क्या था भाई, 5वां चरण जो 1962 से लेकर 1969 तक था, इसमें क्या था, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इस समय तक परमाणु हथियार मानवता और शांति के लिए खतरा बन चुके थे। बाय दिस टाइम न्यूक्लियर वेपन्स हैड बिकम अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी एंड पीस। परमाणु हथियार मानवता और शांति के लिए खतरा बन चुके थे। जी हाँ, अब आपको पता चल गया, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी परमाणु संपन्न है। अब यूएसएसआर ने भी अपने परमाणु हथियारों का इनोवेशन कर लिया है। अब यहाँ पे बात की गई है, अब विश्व में शांति स्थापना करने के लिए जब दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, तो एक एक्ट को पास किया जाता है जिसको पीटीबीटी, पार्सल टेस्ट बैन ट्रीटी, एक बनाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध करना। दोनों सुपर पावरों के बीच में एक संधि होती है जो कि पीटीबीटी के द्वारा की जाती है। इसी संधि का परिणाम होता है कि एनपीटी 1968 में एनपीटी आता है, जिसको परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है, जो 1968 में आए। इस संधि में ये बताने की कोशिश की गई है कि दोनों ही सुपर पावर, अमेरिका और रूस मतलब यूएसएसआर, दोनों अपने परमाणु हथियारों में कमी करेगी, अन्यथा पूरा विश्व इसकी चपेट में आ जाएगा और एक तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, और जो मानवता के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए दोनों मुल्कों ने अपने अपने परमाणु हथियारों को रोकना और उनमें कमी करने का निश्चय लिया। ये था जी 5th फेज़। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ, आप लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, लेकिन यार कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए खुशखबरी है, इस पूरी बुक की हम ऐसे 5 से 7 वीडियो लेके आने वाले हैं। सिर्फ मात्र 5 से 7 वीडियो में पूरी बुक कंप्लीट कर दी जाएगी। अगर आप हमारे बेसिक कोर्स के साथ जुड़ते हो तो इसी प्रकार से पूरी बुक के आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो सिर्फ आपके लिए होगी। अगर आप हमारे स्टैंडर्ड कोर्स के साथ जुड़ते हो, जो कि उसमें पूरी बुक की वीडियो की स्ट्रीमिंग आपको दी जाएगी, सिर्फ आप ही उस वीडियो को देख सकते हो जो कि हमारे मेंबर हैं।
इसके साथ साथ अगर आप एडवांस कोर्स परचेज करते हो, भाई फर्स्ट वाले में आपको ओनली पीडीएफ मिलेगी, सेकंड वाले में आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको फुल वीडियो का एक्सेस दे दिया जाएगा जो वीडियो आनी है। और थर्ड अगर एडवांस में ये दोनों ऑप्शन तो है ही, साथ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा इस बुक का, या आपको ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ आपके लिए ही हम वो वीडियो बना के लेके आएंगे और उसकी स्ट्रीमिंग सिर्फ आप ही कर सकते, आप ही देख सकते हो। जो फर्स्ट जो कोर्स है वो मात्र 59 रुपीज़ का है, सेकंड अगर आप परचेज करते हो तो 119 का है, और थर्ड 159। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि मात्र 160 रुपये से भी कम में आपका एक सब्जेक्ट, जी हाँ बीए प्रोग्राम का, ग्रेजुएशन का, थर्ड ईयर का, आपको काफ़ी अच्छी तरह समझाया जा रहा है। तो प्लीज़ यार चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तभी आपके आशीर्वाद से हमारा चैनल थोड़ा और आगे बढ़ पाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की, सिक्स्थ फेज में क्या है, छठा चरण जो 1969 से 1978 तक है। इस फेज में क्या है, दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को कम करना। भी हमने देखा फिफ्थ फेज में दोनों के बीच में एनपीटी पे हस्ताक्षर हुए, दोनों ने अपने परमाणु हथियारों पे रोक लगाने की कोशिश करी। सिक्स्थ फेज में क्या है, सिक्स्थ फेज को हम तनाव शिथिलता के नाम से भी जानते हैं, जिसको वेदांत या फिर डेटेरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तनाव शिथिलता का अर्थ है कि दोनों महाशक्तियों ने भाई 1969 से लेकर 1978 के बीच में विश्व में शांति कायम करने की अपील करी। इनका मानना था कि अगर एक मुल्क भी दूसरे मुल्क पे आक्रमण कर देता है तो दूसरा मुल्क तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन दूसरे मुल्क भी बर्बाद होने के साथ साथ वो पहले मुल्क को इतना बर्बाद कर देगा कि जीतने के बाद भी वो जीत का जश्न नहीं मना पाएगा। इन शॉर्ट आपको मैं समझाता हूँ, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, दोनों सुपर पावर है। अगर एक व्यक्ति इस पे फाइट करता है तो इसका हाथ तोड़ देता है, इसको अंधा लंगड़ा लूला कर देता है, इट मीन्स वो इसको अधमरा कर देता है। लेकिन अधमरा होते हुए भी इस पे इतनी पावर है कि इसको भी ये अधमरा कर जाए। जी हाँ, क्योंकि दोनों इस टाइम सुपर पावर बन चुके हैं, न्यूक्लियर पावर बन चुकी हैं। तो यहाँ पे दोनों मुल्कों को यह खतरा हो जाता है कि अगर मैंने पहल कर दी तो वो तो ख़त्म होगा ही होगा, साथ में मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा। तो दोनों मुल्क अब युद्ध से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रक्रिया को तनाव शीतलता के नाम से जाना जाता है, जिसको वेदांत के नाम से जानते हैं। कि अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता है तो दूसरा मुल्क तो तबाह होगा ही होगा, लेकिन वो पहले मुल्क को भी लेके डूबेगा, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। शायद अब आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर कर दिया करो। इसी बीच में यूएसए और यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति है, जो यूएसए के राष्ट्रपति निक्सन और रूसी राष्ट्रपति ब्रेजनेव के बीच में एक संधि होती है, जो शीत युद्ध की समाप्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आती है। अभी हमने पढ़ा एनपीटी के ऊपर ऑलरेडी एक संधि हुई है, अब इनकी संधि होती है साल्ट के ऊपर, SALT। 1972 में ये संधि होती है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, कि अब दोनों के दोनों मुल्क अपने अपने हथियारों को एक सीमित संख्या में अपने पास रख सकते हैं। इस संधि का उद्देश्य था, दोनों मुल्क के पास हथियार हैं, लेकिन अब वो और हथियार नहीं बढ़ाएंगे, और जितने हथियार हैं उनको कम करके एक निश्चित मात्रा पे, मान लो अभी दोनों मुल्कों के पास, इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100 है, तो अब इन्होंने बोला कि हम 80 हथियारों को नष्ट कर देते हैं और अपने पास सिर्फ 8 से 10 हथियार ही रखेंगे बस। तो इस संधि में ये हुआ। इस संधि का फायदा क्या हुआ, दूसरी एक साइड पे तो ये दोनों आपस में एक साथ आ रहे थे, दूसरी साइड पे अमेरिका एक चाल कर रहा था। भाई हमें पता है चीन भी कम्युनिस्ट पार्टी वाला मुल्क है, और चीन भी यूएसएसआर की विचारधारा वाला था। दूसरी साइड पे अमेरिका यूएसएसआर वाले विचारधारा वाले कुछ मुल्कों को अपनी साइड पे कर रहा था। इसने चीन ने और अमेरिका के बीच संबंधों का सुधार होना शुरू हो गया था। अब आगे आप देखोगे 1971 में चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। अब चीन के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच में गुप्त यात्राएं हो रही है, विदेशी यात्राएं हो रही हैं, जिसका पता अमेरिका को नहीं चला। तो अब देखा जा रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका अपने कूटनीति चालों से
चीन को अपनी साइड मिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि यूएसएसआर कमज़ोर पड़ जाए, यूएसएसआर को हम इजीली ख़त्म कर सकें। एक साइड पे तो यूएसएसआर को बोल रहा है क्यों ना हम संधि के माध्यम से अपने हथियारों को नष्ट कर देते हैं। दूसरी साइड अमेरिका चीन को धीरे धीरे अपनी ओर कर रहा है ताकि यूएसएसआर के जो सपोर्ट में उसके मुल्क खड़े हुए हैं वो धीरे धीरे अमेरिका की ओर आ जाए। इसी बीच में सिक्स्थ फेज में हमने यह देखते हैं कि भाई 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है बांग्लादेश को लेकर। जी हाँ, बांग्लादेश स्वतंत्र होता है क्योंकि भारत की मदद अगर उस टाइम पे यूएसएसआर नहीं करता, इट मीन्स इंदिरा गांधी के एक फ़ोन कॉल ने यूएसएसआर की रशिया की मिलिट्री भारत पे जब आई तो एक साइड पे हम बात कर सकते हैं भारत ऑलमोस्ट ये युद्ध हार गया था। जैसे ये इंडिया है, बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान है ना, ये इंडिया कुछ ऐसा सा है। तो इंडिया की मदद ना तो अमेरिका ने करी 1971 में, ना और कोई कंट्री ने। इंडिया ऑलमोस्ट सब जगह से हार चुका था। लेकिन इंदिरा गांधी को ये ख्याल आया क्यों ना एक लास्ट बार में मैं यूएसएसआर से फ़ोन पे बात करूं, उनसे पूछूं कि क्या वो हमारी मदद करेगी। इंडिया ने एक बार ही फ़ोन करा इंदिरा गांधी ने, और एक फ़ोन की वजह से ही भाई इस साइड से अमेरिका के जहाज़ और इंग्लैंड के जहाज़ पानी के थ्रू भारत की ओर आक्रमण करने आ रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इनके सीटों सेंटों में शामिल हो चुका था। अब ये पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला था और अमेरिका को लगता था कि भारत साम्यवादी विचारधारा है, क्योंकि भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब गुट निरपेक्षता। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। जैसे ही अमेरिका और इंग्लैंड के जहाज़ भारत की ओर भारत पर आक्रमण करने आए, क्योंकि चीन के साथ तो अब दुश्मनी हो चुकी थी तो भारत के पास कोई था नहीं। तो जब इन्होंने देखा कि रूस के फाइटर प्लेन आसमान में आ रहे हैं, उस टाइम पे रूसी जहाज़ भी यहाँ से आ रहे हैं, तो अमेरिका वापस हो लिया। क्यों? क्योंकि फाइट सिर्फ भारत और पाकिस्तान की हो रही थी और रूस भारत का साथ देने आ गया था। अगर रूस यहाँ पे पहले पहुँच जाता, उस टाइम ये दोनों भी होते, तो अमेरिका और रूस के बीच में तो पहले ही कोल्ड वॉर हो रहा है। तो अभी इन्होंने आपस में शांति बनाने की नीति पे हस्ताक्षर करे हैं। तो अमेरिका ने ये सोचा भाई क्यों ना अच्छा समय ये है कि वापस हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम रूस के साथ फाइट करेंगे तो जो मेरी आगे की जो नीतियां हैं वो भी सारी विफल हो जाएगी। तो अमेरिका यहीं से समुद्र से पीछे हट गया। जब अमेरिका पीछे हटा, जब इनके अब्बू पीछे हट रहे, तो उस टाइम इंग्लैंड भी पीछे हट गया, क्योंकि भाई इंग्लैंड को तो खुद अमेरिका सपोर्ट कर रहा था मार्शल प्लान के द्वारा। भाई ये दोनों पीछे हट गए। जब ये दोनों पीछे हट गए तो भारत के ऊपर जब रूस की सेना आ गई, तो रूस ने जब भारत का सपोर्ट करा, तो उस टाइम पे चीन की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत के विरोध हो जाए। तो चीन भी शांत बैठा रहा और उस टाइम पे 1971 का युद्ध भारत जीत पाया जस्ट बिकॉज ऑफ यूएसएसआर की सहायता से, और एक बांग्लादेश एक अलग से राष्ट्र बन गया। तो शायद अब आपको समझ में आ गया है। चलो 2-3 मिनट ही एक्स्ट्रा हुए, लेकिन आपको थोड़ी एक स्टोरी पता चल गई है। इसी प्रकार 1973 में जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, इसी प्रकार से 1971 से 1973 के बीच में खाड़ी युद्ध भी सामने आ गया, जो मिस्र और इजराइल के बीच में था, जहाँ पे अमेरिका और यूएसएसआर दोनों अपना मुनाफा, अपना भू राजनीतिक स्थिति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब आता है अंतिम चरण। अंतिम चरण में क्या है जी, जो 1979 से लेकर 1987 तक था, जो कि 7th फेज था। इस चरण को विद्वानों द्वारा नव शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। भाई नव शीत युद्ध क्या है भाई? ये नव शीत युद्ध में क्या था? अभी तक हमने देखा कि 1973 के आसपास एक संधि हुई थी SALT। तो इसी बीच में 1979 तक दूसरी संधि की गई, परंतु इस संधि फर्स्ट से सेकंड संधि के बीच में अमेरिका ने चीन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और धीरे धीरे अपने विचारधारा में मिलाना शुरू कर दिया था। और इस साइड पे ये रशिया को बोलता गया कि हम परमाणु संपन्न हैं, क्यों ना हम आपस में एक दूसरे के हथियारों को हम अगर ख़त्म कर देते हैं, मीन्स आप भी अपने हथियारों को ख़त्म कर दो या फिर कम कर दो, मैं भी ख़त्म कर देता हूँ, ताकि विश्व में शांति बनी रहे। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका चीन को अपनी ओर बढ़ा रहा था।
इसी बीच में क्या हुआ था, सेकेंड संधि होती है सॉल्ट की, जो 1979 में होती है। इसमें क्या था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। भाई पहले इन्होंने 80% अपने परमाणु हथियारों को ख़त्म कर दिया। अब बात हुई कि क्यों ना बचे हुए 20% में से भी हम 12% को ख़त्म कर दें। चलो भाई मान लिया, अमेरिका ने भी ख़त्म कर दिया, वहाँ पे रूस ने भी ख़त्म कर दिया। इनका उद्देश्य था, इस संधि का उद्देश्य परमाणु अस्त्रों को कम करना। ठीक है जी, कर देते हैं। इसी बीच अफगानिस्तान में दो शक्तियों का हस्तक्षेप हो गया। मैंने अभी आपको बताया था खाड़ी युद्ध अफगानिस्तान में। एक साइड पे अफगानिस्तान जैसे बर्लिन में हुआ था, जैसे उधर हुआ था कोरिया में। कुछ क्षेत्र के लोग तो पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे अफगानिस्तान में, कुछ क्षेत्र के लोग तो साम्यवादी। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। अब यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने ये बोला कि भाई जो रूस हैं वो मानव अधिकारों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अर्थात रूस के जो नागरिक हैं, रूस में जो व्यक्ति रहते हैं, रूस अपने लोगों को ही मानव अधिकार नहीं दे पाता, रूस अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पाता, रूस अपने लोगों की बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाता, तो अफगानिस्तान के लोगों की कहाँ से कर पाएगा। उन्होंने इस प्रकार से भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए और अब अमेरिका खुले रूप से विश्व के नागरिकों का चहेता बनने की कोशिश करने लग गया, क्योंकि उसका मानना था कि अब मैं मानव अधिकार के मुद्दे उठाऊंगा और रूस को बदनाम करूंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिससे रूस के जो भी देश हैं वो भी मेरे साथ साथ आने शुरू हो जाएंगे। इसी का फ़ायदा उठा के यूएसए के द्वारा रूस को बदनाम करना शुरू कर दिया गया। रूस में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए अमेरिका ने ये बोला कि भाई रूस खुद रूस के लोगों के अधिकार नहीं दे पा रहा, उनको बेसिक नीड नहीं दे पा रहा। ऐसी विचारधारा का क्या ही फ़ायदा जब लोगों के पास अधिकार ना हो, जब लोगों के पास स्वतंत्रता ना हो, जब लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टी जमा नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से अब रूस के लोग भी रूस की सरकार के धीरे धीरे अगेंस्ट होने शुरू हो गए। इसी बीच यूएसए ने सॉल्ट II संधि को अस्वीकार कर आग में घी डाल दिया, आग में और हवा भड़का दी। अभी संधि करी, हथियारों को नष्ट कर दिया, लेकिन अमेरिका ने ज़्यादा हथियार नष्ट नहीं करे, ये सिर्फ दिखावटी था। ठीक है, अब ये संधि अस्वीकार कर दी। अस्वीकार करने का उन्होंने क्या बताया कि यूएसए ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया। भाई 1980 में जो ओलंपिक रूस में होने थे यूएसएसआर की सीमा के अंतर्गत, अमेरिका ने उस ओलंपिक को बहिष्कार कर दिया कि भाई हम वहाँ पे नहीं जाएगी। जिस प्रकार से अभी भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया। अच्छी बात है, नहीं जा रही, क्योंकि भाई सेफ्टी पहले है। इसको देखते हुए अब क्या हुआ भाई, चीन रूस के, अब भाई चीन ऑलरेडी अमेरिका के साथ अब धीरे धीरे संबंध स्थापित करना शुरू हो गया था। और अब एक समय ऐसा आ गया कि 1991 तक रूस धीरे धीरे ख़त्म होना लग गया। 25-26 दिसंबर 1951 को रूस पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके ऊपर अब हम चर्चा अगली वीडियो में करते हैं। भाई रूस चीन का नया अब संबंध स्थापित हो गया 1985 में। 5 साल तक इनके बीच में व्यापार समझौता हुआ। कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। आगे की जो कहानी है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाता हूँ, कि ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी 50 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। तो आगे की वीडियो के लिए मैं आगे समझाता हूँ कि अगली कहानी क्या है। आप आगे की वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपके आने वाले जो दूसरी यूनिट है वो भी अच्छी तरह हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, तो अगर आप बेसिक कोर्स परचेज करते हो जो मात्र 59 रुपीज़ का है, तो आपको इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएगी, जो मात्र 59 रुपीज़ में होएगी। और आपके लिए 5 से 7 वीडियो आएगी इस पूरी बुक की, जिसमें पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा की जाएगी, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 5 से 7 वीडियो में मात्र पूरा आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। अगर आप हमारा सेकंड कोर्स परचेज करते हो, जो कि मात्र 119 रुपये का है, उसमें क्या है, आपको इस वीडियो के साथ, इसके PDF नोट्स के साथ साथ वीडियो का भी आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। ये सिर्फ वही मेंबर्स वीडियो देख पाएंगे, आने वाली कुछ जो वीडियो होएगी, जिन्होंने ये हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर आप हमारा थर्ड जो कोर्स परचेज करते हो, जो 159 रुपीज़ का है, उसमें ये दोनों ऑप्शन तो हैं, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और
टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। आप हमसे बात भी कर सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इस टॉपिक से संबंधित आपके जो क्वेश्चन होंगे उन पे हम जल्द से जल्द सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके भी बताइएगा। अगली वीडियो तक, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।